हेलो एवरीवन, दिस इज जावेद स्नेही और आज हम 24 नवंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना एंड चैनल को ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी करें। फर्स्ट न्यूज़, फाइनेंस डेडलॉक पुशेस कोविड-29 टू ब्रिंक ऑफ फेलियर। ये पर्टिकुलर जो न्यूज़ है इसका डिस्कशन पिछले बहुत सारे द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में हमने किया है, जहाँ पे मैंने आपको ये बताया है कि नवंबर के अंदर हर साल एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती है एंड इस साल उस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का 29th एडिशन है और ये हो रही है बाकू के अंदर। बाकू कैपिटल सिटी है एक कंट्री की जिसका नाम है अजरबैजान। और अजरबैजान एक ऐसी कंट्री है जो कि कोकैसस माउंटेन के अंदर आती है। ये कैसा रीजन है कोकैसस माउंटेन? जिसके लेफ्ट में है ब्लैक सी और जिसके राइट में है कैस्पियन सी। ये कुछ चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इन पर यूपीएससी में क्वेश्चंस बनते हैं। अब चलते हैं इस न्यूज़ की तरफ। तो ये जो एक क्लाइमेट चेंज के लिए मीटिंग होती है जिसमें देखा जाता है कि कैसे ग्लोबल कम्युनिटी साथ में आएगी और क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए वो क्या क्या डिसीजंस लेगी। जो इसमें सबसे बड़ा मुद्दा था COP29 के अंदर, वो था एनसीक्यूजी का। एनसीक्यूजी है न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइव या फिर क्वांटिटेटिव गोल। ये आपको पता होना चाहिए। मतलब एक कलेक्टिव गोल हमें डिसाइड करना है पूरे वर्ल्ड को, जो कि वो गोल किस चीज़ का है? वो गोल इसका है कि हर साल डेवलप्ड कंट्रीज से कितना क्लाइमेट फाइनेंस डेवलपिंग कंट्रीज के पास फ्लो होगा, यही है। एंड इसका जो लास्ट डे है वो भी ऑलमोस्ट निकल चुका है एंड अनफॉर्चुनेटली इसमें कोई भी ऐसा सेटिस्फैक्ट्री आउटकम निकल के नहीं आया है। देखो, जो बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं वो ये सजेस्ट करती है कि हमें कम से कम 1.3 ट्रिलियन डॉलर क्लाइमेट फाइनेंस चाहिए हर साल। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं, बहुत एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने ये पता लगाया है कि 2035 तक आते आते, मतलब अभी क्या हो रहा है, अभी हर साल मान लेते हैं 100 बिलियन डॉलर क्लाइमेट फाइनेंस डेवलपिंग कंट्रीज ट्रांसफ़र कर रही है उल्टा होता है ये, डेवलप्ड कंट्रीज ट्रांसफ़र कर रही है डेवलपिंग कंट्री को। अभी मिनिमम ना 100 बिलियन डॉलर का अभी एक सेट है, ये मिनिमम है। इसके नीचे आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हर साल। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ अभी क्या कर रही हैं? कम से कम 100 बिलियन डॉलर डेवलपिंग कंट्रीज़ को हर साल दे रही हैं। और ये जो नंबर है ना, ये धीरे धीरे बढ़ेगा। एक साल वो 100 बिलियन डॉलर देंगी, फिर 2000 लेट से 29 तक, 2029 तक, या उस साल में वो 700 बिलियन डॉलर उन्होंने दे दिए। तो फिर 2034 में उन्होंने 1 ट्रिलियन डॉलर दे दिए और 2035 तक आते आते वो अब हर साल कम से कम 1.3 ट्रिलियन डॉलर देना चालू कर देंगे। ये एक एक्सपर्ट्स ने बताया कि अभी जितना दे रहे हैं उसको बढ़ाते 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 2035 तक मिनिमम 1.3 ट्रिलियन डॉलर हर साल क्लाइमेट फाइनेंस आना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो इस पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर डेवलप्ड कंट्रीज ऑफर कर रही हैं, वो ऑफर कर रही हैं 300 बिलियन डॉलर रही है। और ये बहुत ही छोटा नंबर है, ये 25% के अराउंड नंबर है जितना हमारा टारगेट है। हमारा टारगेट है 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स और यहाँ पे ऑफर हो रहा है सिर्फ 0.3 ट्रिलियन डॉलर्स। 0.3 ट्रिलियन ही होता है 300 बिलियन डॉलर। तो आप देख सकते हो ये 30% के अराउंड या फिर 25% के अराउंड ही ये ऑफर किया जा रहा है अभी, जितना ज़रूरी है उसका। तो अगर क्लाइमेट फाइनेंस उतना नहीं है जितना ज़रूरी है, तो फिर जो ट्रांजिशन है फ्रॉम फॉसिल फ्यूल बेस्ड इकोनॉमी टू रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड इकोनॉमी, इस ट्रांजिशन में टाइम बहुत ज़्यादा और लग सकता है और इस ट्रांजिशन की जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है अभी जो यहाँ पे निकल के आया है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। सो यही एनसीक्यूजी पे डिस्कशन हो रहा था। अब क्योंकि यहाँ पे 1.3 तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ 300 बिलियन डॉलर ही ऑफर कर रही हैं डेवलप्ड कंट्रीज़, इसलिए जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और एओसिस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बोल रही है कि हम तो इसको छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ठीक है, तो इतनी ही न्यूज़ है। बाकी जितनी भी न्यूज़ है क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में पिछले बहुत सारे लेक्चर्स में मैंने डिस्कस कराया है। अगर आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो एक दो पुराने आप द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस को देख सकते हो। वहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है कि किन किन क्लाइमेट फाइनेंस के टॉपिक्स को हमें ध्यान रखना है। अब क्योंकि ये दो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस न्यूज़ में आ गई हैं तो इसको देखते हैं। देखो, एलडीसी कोई ग्रुप नहीं है,
ठीक है, ये अलग से कोई एक इंटरनेशनल बॉडी नहीं है। बस जो कंट्रीज लीस्ट डेवलप्ड कैटेगरी में आती है उनको एलडीसीज बोल दिया जाता है। तो ये कौन बताता है कि कोई कंट्री लीस्ट डेवलप्ड कैटेगरी में है या नहीं? तो यूनाइटेड नेशंस का एक रेजोल्यूशन आया था 1960s के बाद, उसमें रेजोल्यूशन 2768, उसमें मेंशन है कि कौन कौन सी कंट्रीज लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं। और इस रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग अभी 45 कंट्रीज हैं जो कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की कैटेगरी में आती है। इतना हमें ध्यान रखना है। भूटान भी पहले लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में आता था, बट वो ग्रेजुएट हो गया इससे, मतलब वो इस कंडीशन तक आज पहुंच गया है कि अब वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री नहीं कहलाएगा, उसकी कंडीशन सुधर गई है। इंडिया का जो नेबरहुड है उसमें कौन कौन सी कंट्रीज लीस्ट डेवलप्ड कैटेगरी में आती है? नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और अफगानिस्तान भी आती है। ठीक है, ये 4 कंट्रीज है इंडिया के नेबरहुड में जो कि लीस्ट डेवलप्ड कैटेगरी के अंदर आती है। इतना आपको ध्यान रखना है। और यूनाइटेड नेशंस का रिजोल्यूशन है वही इसको डिटरमाइन करता है। ऑल्सो मैंने एक और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया है, अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एक अलायंस है, इसको भी समझना ज़रूरी हो जाता है। एंड क्लाइमेट चेंज से ही ये लिंक्ड है। देखो, क्लाइमेट चेंज के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ा कंपोनेंट या फिर सबसे बड़ा कंपोनेंट है ग्लोबल वार्मिंग। ओवरऑल जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है? आप खुद देखो कि जब भी आप पानी को बॉईल करते हो तो उसका जो वॉल्यूम है ना वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। एंड ये हमें पता है कि जैसे टेम्परेचर किसी भी चीज़ का बढ़ेगा तो ओवरऑल जो उसका वॉल्यूम है वो भी बढ़ता जाएगा। वैसे ही अब आप किसी ओशन की बात करो, किसकी बात करोगे? ओशन की। चलो मान लेते हैं एक छोटा सा ओशन है, ये ज़मीन है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा डेंट है और फिर ये ऐसा हो गया। ठीक है, और यहाँ पे एक आइलैंड है, इसके अराउंड पानी है। ठीक है, ये पानी है, ये मान लेते हैं एक ओशन है। तो यहाँ पे तो कॉन्टिनेंट है, मतलब यहाँ पे लैंड है, इधर भी लैंड है, ये पूरा ओशन आपको दिख ही रहा है। और इसके बीच में एक छोटा सा रीजन है यहाँ पे जो एक आइलैंड है। ओशन के बीचों बीच एक आइलैंड भी है और यहाँ पे एक कंट्री है इस आइलैंड के ऊपर। ठीक है, बहुत सारे लोग रहते हैं इस आइलैंड पर। अब मैंने आपको क्या बताया कि ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, जो यूजुअली जो लिक्विड हैं, फ्लूइड्स हैं, टेम्परेचर बढ़ने से उनका वॉल्यूम भी बढ़ता है। तो जो ओशन है वो भी तो गर्म होगा ना। ग्लोबल वार्मिंग से जो ओशन है वो भी गर्म होगा, स्पेशली जो ओशन की सरफेस लेयर है वो और ज़्यादा हीट अप होगी और उससे क्या होगा, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा और उस वॉल्यूम एक्सपेंशन को कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। सो इससे क्या हो रहा है कि जितने भी वर्ल्ड में ओशंस हैं, सीज हैं, वाटर बॉडीज हैं, उन सब का हो रहा है थर्मल एक्सपेंशन। अब देखो, ये जो पानी है ये इसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये कहाँ जाएगा? ये लैंड के ऊपर इधर थोड़ा स्पिल होगा, थोड़ा इधर की साइड जाएगा, है ना। और जो आइलैंड है वो उसको तो चारों तरफ से घेरते 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 पूरे आइलैंड को ये सॉलो कर लेगा। देखो, अगर कोई इंसान शोर पे रह रहा है, मतलब एकदम कोस्ट पे रह रहा है, ये यहाँ पे जो ओशन है वो लैंड से यहाँ पे मिल रहा है ना। सपोज कोई इंसान यहाँ पे रह रहा था, थर्मल एक्सपेंशन के साथ क्या होता है कि अब पानी एक्सपैंड हो रहा है तो जाएगा कहाँ? वो ऊपर ऊपर चढ़ जाएगा थोड़ा, जो सी लेवल है वो राइज होगा। सी लेवल, जो ओवरऑल सी लेवल है वो राइज होगा, है ना। तो ये जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं कोस्ट पे, ये थोड़ा सा पीछे चले आएंगे क्योंकि यहाँ पे सी लेवल राइज हो गया, तो अब ये लोग यहाँ पे रहेंगे और जो समुद्र का लेवल है वो यहाँ तक आ चुका है अब। ठीक है, लेकिन ये जो आइलैंड वाले हैं ये कहाँ जाएंगे? क्योंकि ये तो चारों तरफ से घिरे हुए हैं। अगर आइलैंड पे सी लेवल राइज होता है तो पूरा का पूरा आइलैंड जो ओशन है वो उसको ऑक्यूपाई कर लेगा, सॉलो कर लेगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्मॉल आइलैंड स्टेट्स की। ठीक है, एंड इसलिए जो स्मॉल आइलैंड स्टेट्स हैं उन्होंने एक अलायंस बना रखा है जिसका नाम है अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स। अब आपको ये समझ में आएगा कि भाई जो एओसिस कंट्रीज हैं उनको क्या प्रॉब्लम है और उनको क्यों चाहिए क्लाइमेट फाइनेंस, और उनको क्या फ़र्क पड़ता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है या नहीं। ये फ़र्क पड़ता है। और देखो, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, पनामा एक कंट्री है जो कि साउथ अमेरिका के ठीक ऊपर है, एक तरह से वो मीज़ो अमेरिका में आती है। पनामा एक ऐसी कंट्री है जिसमें उसका एक आइलैंड कम्युनिटी है, उसको वो आइलैंड छोड़ के जाना पड़ा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मेंस में आपको लिखना पड़ेगा, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। मतलब पूरी की पूरी कंट्री पनामा ने इवैक्यूएट नहीं करा है,
लेकिन पनामा के कुछ आइलैंड्स थे, उनमें से 2-3 आइलैंड में से लोगों को छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि वो सारे आइलैंड्स पानी के अंदर दब चुके हैं, क्योंकि सी लेवल राइज हो चुका है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सो ये जो अलायंस है 1990 में बना था, और ये स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स की बात करता है, उनकी वॉइस को आगे रखता है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। यहाँ से थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन भी हमने देख लिया, करंट का टॉपिक तो डेफिनेटली समझ ही लिया है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। इंडियन कॉफ़ी प्लांटर्स एक्सपेक्ट प्राइसेस टू रिमेन हाई फॉर 4-5 ईयर्स। सो ओवरऑल जो कॉफ़ी प्रोडक्शन है वर्ल्ड के अंदर, उसमें जो प्राइस है वो बढ़ रहा है, और इसका सबसे बड़ा कारण भी क्लाइमेट चेंज को बताया जा रहा है। तो एक बार न्यूज़ को देख लेते हैं, फिर यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिखे हैं कि कैसे क्लाइमेट चेंज कॉफ़ी की क्रॉप को अफेक्ट करता है। जो कॉफ़ी की प्राइसेस है वो हाई ही रहेंगी, क्योंकि जो प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन हो रहा है। देखो, किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो बढ़ती कैसे है, उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि जो कॉफ़ी है वो इतनी ही है, ठीक है, हर साल इतनी ही कॉफ़ी बनती है। मान लेते हैं हर साल 5 kg ही कॉफ़ी बनती है, और 5 kg लोग खरीद लेते हैं। फिर से 5 kg कॉफ़ी बनी, फिर से लोगों ने खरीद ली। लेकिन हर साल जो नंबर ऑफ पीपल है ना, उनका नंबर तो बढ़ते जा रहा है। तो जो प्रोडक्शन है हर साल कॉफ़ी का, वो तो 5 kg ही हो रहा है, लेकिन लोगों का नंबर बढ़ते जा रहा है। तो जो डिमांड है कॉफ़ी की वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन प्रोडक्शन उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा। इसलिए क्या होगा, डिमांड अगर बहुत तेज़ी से बढ़ती है और प्रोडक्शन डिमांड के साथ कोप अप नहीं कर पाता, तो जो प्राइस है वो बढ़ जाती है। तो एक तरीका तो ये होता है। दूसरा, प्राइस क्यों बढ़ती है? प्राइस इसलिए बढ़ सकती है कि हो सकता है डिमांड तो शायद बढ़े या ना बढ़े, या डिमांड सेम ही रहे, लेकिन प्रोडक्शन कम होने लग जाए। कि पहले साल मान लेते हैं 5 kg कॉफ़ी उगी, और अगले साल सिर्फ 4 kg ही कॉफ़ी आई, और उसके 3 साल बाद जो कॉफ़ी उग रही है हर साल में, वो सिर्फ 3 kg रह गई। तो इससे क्या हो गया, प्रोडक्शन कम हो गया। अब प्रोडक्शन कम हो गया तो मार्केट में कॉफ़ी की सप्लाई कम हो जाएगी, और किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई कम हो जाती है, और अगर डिमांड सेम है, डिमांड मान लेते हैं सेम ही है, और सप्लाई कम हो गई, तो उतने ही लोगों के लिए बहुत कम कॉफ़ी बची अब, तो ओवरऑल जो प्राइस है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे दूसरा वाला केस है कि प्रोडक्शन डिक्लाइन पर है, ग्लोबल प्रोडक्शन जो है वो डिक्लाइन पर है कॉफ़ी का, एंड इसलिए ओवरऑल उसकी कॉस्ट बढ़ रही है। इवन दो ये बहुत ही स्पेसिफिक एग्जाम्पल है, ऐसे स्टेटमेंट्स प्रीलिम्स में आ जाते हैं, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेंगे कि अभी फ़िलहाल में एक ऐसी न्यूज़ आई थी कि एक ऐसी प्लांटेशन क्रॉप है जो जिसकी प्राइसेस बढ़ रही है, क्योंकि ग्लोबल उसका प्रोडक्शन डिक्लाइन हो रहा है। वो प्लांटेशन क्रॉप कौन सी है, ऐसा क्वेश्चन बन के आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा कॉफ़ी। और कॉफ़ी को प्लांटेशन क्रॉप इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको बहुत बड़े लेवल पे उगाया जाता है, कमर्शियल पर्पस के लिए ही सिर्फ। जो कॉफ़ी फार्मर है ना, वो खुद कॉफ़ी कंज्यूम करने के लिए नहीं उगा रहा। हाँ, वो उसमें से थोड़ा सा पोर्शन रख लेगा, बट वो इसलिए नहीं उगा रहा। उसका इकलौता जो एम है कॉफ़ी उगाने का, वो है इसको बेचने का। कमर्शियल एग्रीकल्चर है वो, और वो बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। इन दोनों चीज़ों को मिला के जो खेती होती है उसको प्लांटेशन क्रॉप बोला जाता है। जो ग्लोबल कॉफ़ी स्टॉक है वो कम हो चुका है, एंड जो मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं जैसे ब्राज़ील, मैक्सिको, कोलंबिया, वियतनाम, इनमें जो कॉफ़ी प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन पर है, क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण। ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण। ऐसा क्यों, अभी हम देखेंगे। तो अब यहाँ पे और भी डेटा मेंशन है जिस पे प्रीलिम्स पे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एग्जांपल यहाँ पे मेंशन है, मेजर कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन सी है? ब्राज़ील सबसे नंबर 1 पर आती है। फिर मैक्सिको, कोलंबिया, ये भी टॉप 4 के अंदर आती है। इतना आपको ध्यान रखना है। मैक्सिको और कोलंबिया की जो पोजीशन है ना वो बदलती रहती है, बट ब्राज़ील नंबर 1 पर है। फिर ये चीज़ न्यूज़ में मेंशन नहीं है, बट क्योंकि ये न्यूज़ में दूसरी चीज़ मेंशन है, तो इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया का कौन सा नंबर है। इंडिया 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, और इंडिया में ना 2 टाइप की मेजर कॉफ़ी उगाई जाती है। एक है अरेबिका, और दूसरी है रोबस्टा। इनका नाम आपने बहुत सारी कंपनी के सैशे जो होते हैं कॉफ़ी के, उसके ऊपर भी पढ़ा होगा। तो 2 टाइप की मेजर कॉफ़ी उगाई जाती है इंडिया में। वैसे तो और भी बहुत सारी टाइप्स की कॉफ़ीज़ हैं, बट इसको ज़्यादा उगाया जाता है। देखो, जो इंडियन अरेबिका कॉफ़ी प्रोडक्शन है वो भी 50% तक गिर चुका है, फ्लड्स और ड्राउट्स के कारण, मतलब बाढ़ के कारण और सूखे पड़ने के कारण। ये भी प्रॉब्लम्स है क्लाइमेट चेंज की। देन कर्नाटका जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का, जो कि 70% कंट्री का आउटपुट देता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो कितने सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन यहाँ पे बने हुए हैं।
लेकिन ये वाली जो स्लाइड है ये आपका मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पूछा जाएगा, मेंस में से क्वेश्चन बन सकता है सिर्फ कॉफ़ी के लिए नहीं, किसी और क्रॉप के लिए भी, या इन जनरल पूछा जा सकता है कि क्लाइमेट चेंज से एग्रीकल्चर में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो एक बार क्लाइमेट चेंज के आप फीचर्स समझोगे तब आपको समझ में आ जाएगा ये सारे इम्पैक्ट। क्लाइमेट चेंज के फीचर्स क्या हैं? सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है क्लाइमेट चेंज का वो है इर्रेटिक वेदर बिहेवियर। इर्रेटिक मतलब अजीब सा। जहाँ पे बारिश होनी थी वहाँ पे बहुत कम बारिश हुई, और जहाँ पे सूखा पड़ता ही था, मतलब वो ड्राई रीजन ही है, रेगिस्तान है, वहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो गई। तो ये इर्रेटिक पैटर्न है ना, और इसके कारण जो वेदर को प्रिडिक्ट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। दूसरी चीज़, दूसरा क्या फीचर है क्लाइमेट चेंज का बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स मतलब जो चीज़ हो रही है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में हो जाना। इसी केस को लेते हैं, किसी एरिया में बारिश हो रही है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई, फ्लड आ गई। एक ड्राई एरिया था जहाँ पे कभी कभी बारिश होती थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया, मतलब 5 साल से बारिश आई नहीं, जबकि थोड़ी बहुत तो आती थी वहाँ पे, ड्राई एरिया ही था वो, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं आ रही। तो ये हो गया एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। जहाँ पे ठंड पड़ रही थी थोड़ी बहुत, वहाँ पे एकदम फ्रॉस्ट जम गई। फ्रॉस्ट क्या होता है? जो पत्तियाँ होती है ना, पत्तियों के ऊपर बर्फ जम जाती है, तो जो लीफ है वो सांस नहीं ले पाती, फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पाती, ये प्रॉब्लम हो जाती है फ्रॉस्ट से। तो ये होता है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। और इरेटिक बिहेवियर भी मैंने आपको क्लाइमेट का समझा दिया। अब ये सारी चीज़ें होती है, और जो क्रॉप्स हैं, बहुत सारी जो क्रॉप्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है अपने एनवायरनमेंट के अराउंड। तो अगर टेम्परेचर इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, वेदर पैटर्न बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबली चेंज हो रहे हैं, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सर्वाइव करना। तो कॉफ़ी प्रोडक्शन में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है क्लाइमेटिक कंडीशन से? एक तो टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, सिंपल। मैंने आपको बताया कि जो क्रॉप्स हैं सेंसिटिव हैं, वो एक टेम्परेचर रेंज के अंदर अच्छा परफॉर्म करेगी। अगर उस रेंज के ऊपर टेम्परेचर हो गया तो क्रॉप्स का मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है थोड़ा। फिर इंक्रीजिंग हीट वेव्स भी बहुत ज़्यादा आती हैं, जहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एयर मास क्या होता है? एक बहुत बड़ा ज़मीन का एरिया है, और उसके ऊपर जो हवा है, और ये जो पूरी हवा है, इसका एक टाइप का फीचर होता है, तो इसको एयर मास बोल देते हैं। तो अब क्योंकि मान लेते हैं ये जो ज़मीन का पूरा इतना बड़ा रीजन था, इसके ऊपर सनलाइट बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, और इसके कारण ये जो पूरा एयर मास है बहुत गर्म हो गया, और अब ये बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो ये जो इस गर्मी को ये ना आसपास वाले इलाकों में लेके जाता है, ऐसे ही हीट वेव बनती है। तो उससे ऑब्वियसली अगर वो पत्तियों पे ये गर्म हवा टच होगी तो पत्तियां डैमेज हो सकती है, सूख सकती है, ड्राई हो सकती है। देन ड्रॉट एंड अनसीजनल रेन्स। देखो, ड्रॉट तो एग्जाम्पल हो गया एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का। अनसीजनल रेन्स मतलब जब बारिश नहीं आनी थी तब बारिश आ गई, या जब बारिश आनी थी तब नहीं आई। ये हो गया इर्रेटिक वेदर पैटर्न। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। देन कॉफी लीफ रस्ट। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं थोड़े से ज़्यादा टेम्परेचर में। इसलिए ना एक फिनोमेना आपको देखा होगा, अगर आप इंडिया में भी थोड़ी कोल्डर जगह चले जाओ तो वहाँ पे जो मस्कीटो होंगे ना, उनकी पॉपुलेशन बहुत कम होगी, और इन कोल्डर जगहों में मलेरिया, टाइफॉइड, ऐसी डिजीजेज जो है वो बहुत ही कम होंगी कंपेयर टू उन जगह जहाँ पे इंडिया में हॉट और ह्यूमिड कंडीशन है। जहाँ पे इंडिया में वार्म और ह्यूमिड कंडीशन है, वहाँ पे ये डिजीजेज थोड़ी ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, पैथोजेंस हैं, उनका जो नंबर है वो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होता है। तो जैसे ही ग्लोबल टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा तो क्या होगा? ये जो डिजीजेज हैं ये बहुत अच्छे से थ्राइव करेंगी और बहुत अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगी। एंड ऑब्वियसली जो फंगल डिजीज है CLR, वो भी कॉफ़ी को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रही है। देन इरोजन एंड न्यूट्रिएंट लॉस। ये तो क्लाइमेट चेंज ना हो तो भी हो रहा है, जैसे बहुत सारे पेड़ को काट देना, जो सॉइल है उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाना। न्यूट्रिएंट लॉस भी होता है, अगर बहुत तेज़ बारिश हो गई तो सॉइल के अंदर जितना भी न्यूट्रिएंट था ना, वो सारा का सारा धुल के बह जाता है। इसको कहते हैं लीचिंग। वो पूरा बह गया तो अब सॉइल में कोई न्यूट्रिएंट बचा ही नहीं इतनी तेज़ बारिश के कारण। देन फ्रॉस्ट, ये भी मैंने आपको भी समझा दिया। तो इनके कारण जो कॉफ़ी का प्रोडक्शन है ओवरऑल डिक्लाइन हो रहा है, और इसका रीज़न क्या है? क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो ये समझना ज़रूरी था कि ये कॉफ़ी प्रोडक्शन से लिंक्ड कैसे है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। टेस्ट्स शो दैट मिंक वेल्स कैन हियर हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सी, जो ह्यूमन हियरिंग कैपेसिटी है
हम जो साउंड सुन सकते हैं वो 20 किलो हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की, किलो मतलब 1000, तो 20,000 हर्ट्ज तक ये हमारी हायर लिमिट है साउंड के सुनने की। इसके ऊपर जितनी भी साउंड्स होती हैं उसको हम अल्ट्रासाउंड बोलते हैं इन जनरल। ठीक है, तो बहुत बड़ी जो शिप्स होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी शिप्स जो कि पानी के ऊपर चल रही हैं, उनको ना इन हायर फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसा क्यों? सपोज जो समुद्र का एकदम बेस है ना, एकदम सी फ्लोर जो है, समुद्र का सी फ्लोर, इसका लेवल ऐसा है कुछ। ठीक है, इसका कुछ लेवल ऐसा है और ये ऐसा है। और जो शिप का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा इस टाइप का है। बहुत सारी सारी शिप्स के नीचे ना ऐसे ये बना हुआ था। तो जो शिप है, अब इसको ऊपर से तो दिख नहीं रहा ना कि यहाँ पे जो समुद्र का बेस है वो उठा हुआ है, और समुद्र का बेस उठा हुआ है तो ये जो पोर्शन है शिप का, ये इससे टकरा जाएगा और डैमेज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सोनार यूज़ करेंगे। सोनार टेक्नोलॉजी होती है जिसमें वो हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स को भेजते हैं। वो फ्रीक्वेंसी हमारे ह्यूमन जो ईयर है उससे ज़्यादा होती है, जो हमारी कैपेसिटी है, और फिर उससे डिटेक्ट करते हैं कि आसपास कुछ है या नहीं। तो अगर शिप को पता चल गया तो यहाँ से घूम जाएगी या कुछ और डिफरेंट रूट लेगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो वेल्स हैं वो भी ऐसे ही हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स को यूज करके आपस में कम्युनिकेट करती हैं, आपस में कम्युनिकेट करती हैं। तो अगर कोई वेल यहाँ पर है और ऊपर से जो शिप है वो तो सोनार वेव्स को यूज करके जो ज़मीन पे या जो सी फ्लोर पे ऑब्जेक्ट्स है उसका पता लगा रही है। लेकिन अगर वो वही वेव वेल के पास पहुंच जाएगी तो वेल को लगेगा कि यहाँ पर भी कोई वेल है या यहाँ पर भी कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको पकड़ना ज़रूरी है। तो जो वेल्स है ना, इस शिप को फॉलो करते 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 यहाँ तक पहुँच जाएगी, एज तक। और वेल का साइज़ बहुत बड़ा होता है और यहाँ पे इस एज तक जो वाटर है वो बहुत शैलो होगा। पानी काफ़ी शैलो हो गया, पानी शैलो है तो वेल जो है वो फंस जाएगी यहाँ पे। और ऐसे बहुत सारे स्ट्रैंडिंग केसेस आते हैं। स्ट्रैंडिंग मतलब जो वेल है वो शोर पर या कोस्ट्स पर, शोर पर या फिर कोस्ट्स पर स्ट्रैंड हो जाती है, फंस जाती है, अटक जाती है। तैर के जा नहीं सकती क्योंकि वो बहुत भारी है और पानी बहुत ही कम लेवल का होता है, बहुत ही शैलो होता है, तो वो इतना फोर्स जनरेट ही नहीं कर पाती और वो ज़मीन पे फंस जाती है। और ऐसे ही बहुत सारी वेल्स की डेथ भी हो जाती है। तो यहाँ तक पहुँची कैसे वेल? इन बोट्स को फॉलो करते हुए, क्योंकि उनको लगा कि यहाँ पे दूसरी कोई वेल है। बस यही एक जो पर्टिकुलर टॉपिक है आपको पता होना चाहिए। तो ये एक बेसिक यहाँ पे न्यूज़ मेंशन है कि एक स्टडी करी गई है जहाँ पे जो मिंक वेल्स हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स सुन सकती है 90 किलो हर्ट्ज तक। और मिंक वेल्स बलीन वेल्स का एक टाइप है। एक्चुअली बलीन वेल्स पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा मैमल होता है। ठीक है, सबसे बड़े मैमल्स होते हैं। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वेल्स फिश नहीं होती। आई नो इट कैन बी सरप्राइजिंग टू सम ऑफ यू, बट वेल्स फिश नहीं होती, वेल्स मैमल्स होती हैं। ये भी आपको अलग से ध्यान रखना है। सो बलीन वेल सबसे टाइप का बड़ा मैमल है, वेल है वो, और उसी का टाइप का एक मिल्क वेल होता है। इतना ही आपको ध्यान रखना है। और जो हम बेसिकली यूज़ कर रहे हैं सोनार टेक्नोलॉजी को शिप्स के द्वारा, उससे हम ओशन के अंदर क्या फैला रहे हैं? नॉइस पोल्यूशन। इतना भी आपको ध्यान रखना है। बस इतनी सी ये न्यूज़ थी। सिविल सर्विसेज में इस पे प्रीलिम्स में शायद क्वेश्चन बन सकता है। विल सी। नेक्स्ट, स्टडी शोज फेटल स्प्रेड ऑफ H5N1 फ्रॉम फैरेट्स टू सकलिंग किड्स। अब ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ है और ये जो स्टडी है, इसमें एक बहुत ही अच्छी बात है, इन्होंने एक क्रोनोलॉजी दे रखी है अपन को कि कौन से इवेंट्स कब तक हुए। तो उससे क्या एक दिमाग में एक अच्छी क्लैरिटी बन जाती है। और प्रीलिम्स में ना इसी टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। वो पूछ लेंगे कि ये जो H5N1 है ये एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट हो सकता है क्या? ये ह्यूमन से ह्यूमन ट्रांसमिट हो सकता है क्या? ये एनिमल टू एनिमल ट्रांसमिट हो सकता है क्या? कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। फॉर्चुनेटली इस आर्टिकल के अंदर इन सारी चीज़ों को क्रोनोलॉजी में समझा रखा है, तो वो बहुत ईजी हो जाता है। उसके बाद इन्होंने फैरेट्स पर स्टडी करी है, बट वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे जो क्रोनोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और फॉर्चुनेटली इस आर्टिकल ने मेंशन कर रखा है। अब समझते हैं H5N1 क्या है। एक्चुअली ऐसे भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं कि H5N1 अभी न्यूज़ में था, बताओ ये क्या है।
सो बेसिकली H5N1 क्या है? ये एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरस है। देखिए एवियन इन्फ्लुएंजा, एवियन मतलब बर्ड्स, आप इसको बर्ड फ्लू भी बोल सकते हो एक तरह से। वैसे तो बर्ड फ्लू और भी डिफरेंट टाइप का होता है, बट आप समझ सकते हो। तो H5N1 आपको नाम ध्यान रखना है, ठीक है। ये एक एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वाला है। बहुत सारे इन्फ्लुएंजा होते हैं ABCD, तो ये टाइप ए का है। ये जितनी भी डिटेल मैंने यहाँ पे मेंशन करी है, इन सब पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। फाइन। देन ये किस टाइप का वायरस है? ये है RNA वायरस। इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो RNA है। तीसरी चीज प्रीलिम्स में वो पूछ लेंगे, जो वर्ड क्लेड है ये अभी न्यूज में था, बताओ क्यों, ऐसा भी पूछ लेंगे। तो क्लेड कुछ नहीं होता, क्लेड वैरायटी होती है। क्लेड का मतलब ही वैरायटी है। तो जो एवियन इन्फ्लुएंजा ए है ना, ये भी कुछ कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में बटा हुआ है। मतलब मान लेते हैं इंडिया में एवियन इन्फ्लुएंजा ए थोड़े से डिफरेंट टाइप का है, यूएस के अंदर है तो एवियन इन्फ्लुएंजा ए ही है, तो वो H5N1 ही, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। तो ये जो डिफरेंट वेराइटीज होती है, इन्हीं को क्लेड बोल दिया जाता है। अब यहाँ पे जो नंबर है, ये जो लिखा है, ये आपके काम का नहीं है, लेकिन क्लेड का मतलब क्या है इतना आपको थोड़ा बताना चाहिए। तो देखो हुआ क्या, हुआ ये कि 2020 और 2022 में हमें हमें ये तो पता था कि ये जो वायरस है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। H5N1 हमें पहले से पता है कि एग्जिस्ट करता है, लेकिन 2020 और 2022 में ये बहुत तेज़ी से स्प्रेड हुआ अफ्रीका में, एशिया में, यूरोप में, ठीक है। और बहुत सारी बर्ड्स को इन्फेक्ट कर गया। अब देखो इनमें से बहुत सारी ऐसी बर्ड्स हैं। बर्ड्स कौन सी बर्ड्स हैं? कोई भी बर्ड्स हो सकती है। इनफैक्ट जो हैन है, चिकन है, देन टर्की है, इनमें भी ये फैल गया। और बहुत सारे लोग जो है वो चिकन को जैसे कंज्यूम करते हैं, तो वो अब एवियन इन्फ्लुएंजा उन चिकन में फैल गया है, तो उनको खा नहीं सकते। तो द थिंग इज कि जो भी फार्मर्स लाइफ स्टॉक फार्मिंग कर रहे थे और वो इन चिकन को हार्बर कर रहे थे, तो उनका बहुत बड़ा नुकसान होने लग गया, क्योंकि एवियन इन्फ्लुएंजा उनकी बर्ड्स के अंदर, उनके चिकन के अंदर फैल गया। तो उन सारी बर्ड्स को रिमूव करना पड़ा, हटाना पड़ा। सो द थिंग इज कि 2020-22 में बहुत तेज़ी से फैला। फिर इसी में 21-22 में क्या हो रहा था कि ये नॉर्थ अमेरिका में भी आ गया और फिर साउथ अमेरिका में भी फैल गया। तो मतलब पूरे वर्ल्ड में ही फैल गया। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका सब तो हो ही गया। ऑस्ट्रेलिया ही तो बचा सिर्फ, और एंटार्क्टिका में तो कोई रहता है नहीं वैसे भी। सो लार्ज स्केल सी बर्ड मोर्टेलिटी भी यहाँ पे रिपोर्ट हुई। इससे क्या हुआ, उसके बाद सी बर्ड मोर्टेलिटी भी आ गई। तो अब तक तो ये नॉर्मल बर्ड्स को अफेक्ट कर रहा था। फिर जो ये इकोनॉमिकल बर्ड्स हैं जैसे चिकन, जिनको इकोनॉमिकल पर्पस के लिए यूज़ करा जाता है, उनमें भी फैला। फिर जो सी बर्ड है, मतलब वही जो बर्ड्स समुद्र के पास मछलियाँ खाती है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स खाती है, उनमें भी ये फैला। और मोर्टैलिटी मतलब उनकी जो डेथ है बहुत ज़्यादा तेज़ी से होने लगी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स हुई। उसके बाद वाइल अर्लियर इट कॉज्ड एपिसोडिक डेथ्स इन मैमल्स। अब ये समझना ज़रूरी है। हमें पता था कि जो मैमल्स हैं, अब मैमल्स बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया वेल भी एक मैमल है, हम भी एक मैमल है, ह्यूमंस भी एक मैमल है, जो बैट है चमगादड़, वो भी एक मैमल है। सो बहुत सारे मैमल्स तो होते ही हैं। सो हमें ये आइडिया था कि मैमल्स के अंदर कभी कभी डेथ हो जाती है। यहाँ पे ह्यूमंस नहीं लिखा है क्योंकि ह्यूमंस की डेथ नहीं पता थी कि होती है, लेकिन मैमल्स जो हैं उनकी कभी कभी, क्योंकि बहुत सारे मैमल्स हैं जिन्होंने इस बर्ड को खा लिया जिसके अंदर ये एवियन इन्फ्लुएंजा था, तो बहुत कम केसेस में कुछ मैमल्स बर्ड्स खा के मर जाते थे, ऐसा हमें पता था, ठीक है। लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा था हमने कि मैमल टू मैमल ट्रांसमिशन हो जाए। अब तक क्या हो रहा था, कोई भी ये है क्या, ये बर्ड फ्लू है, ये डिजीज होगी ही किसी बर्ड को, लेकिन कोई मैमल है उसने एक बर्ड को खा लिया, तो फिर अब वो मैमल बीमार हो जाएगा। और उनमें से बहुत ही कम मैमल हैं जो कि मर भी जाते थे। लेकिन अब देखा गया 2021-22 के बीच में कि ये एक मैमल से दूसरे मैमल के अंदर भी पहुंच गया। ये पहली बार देखा गया। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न हो गया ना, कि ऐसा तो कभी हमने ऑब्जर्व ही नहीं करा। ये मैमल टू मैमल क्यों ट्रांसफर हो रहा है, ये तो बर्ड फ्लू है, ये मैमल फ्लू थोड़ी है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। फिर 2022-23 में क्या होता है, पेरू एंड चिली में बहुत बड़ा मेजर आउटब्रेक होता है। पेरू एंड चिली का है साउथ अमेरिका में, क्योंकि 2022 के एंड तक साउथ अमेरिका में पहुंच गए ना, तो वहीं पे साउथ अमेरिका के अंदर ही एक बहुत बड़ा आउटब्रेक होता है, जहां पर H5N1 के वजह से मरीन मैमल्स की डेथ हो गई और 30,000 से ज़्यादा सी लायंस इन्फेक्ट हो गए। अब देखो डेथ हो रही है मैमल्स की, अब तक तो हम कंसर्न थे कि भाई बर्ड्स की डेथ हो रही है सिर्फ, फिर सी बर्ड्स की डेथ होने लगी। अब मैमल की एक, फिर मैमल्स की डेथ हुई कभी कभी,
फिर मैमल टू मैमल ट्रांसमिशन हमें पता चला, और अब पता चला कि इस मैमल टू मैमल ट्रांसमिशन से बहुत सारे मैमल्स इन्फेक्ट भी हो रहे हैं और उनकी डेथ भी हो रही है। ठीक है, तो सी लायंस सील होते हैं, आई एम प्रेटी श्योर आपने देखा भी होगा सील कैसे दिखते हैं। 2024 में एक और स्टेप आगे ये जो वायरस है वो फैलता है, एक और नई न्यूज़ पता चलती है हमें। ये क्या न्यूज़ है? 2024 में हमने देखा कि H5N1 जो वायरस है वो कैटल में भी देखा गया है। कैटल क्या है? जैसे काऊ, ठीक है, बफेलो, शीप, मेनली जो बोवान एनिमल्स होते हैं उन्हीं को कैटल बोला जाता है। तो यूएसए के अंदर कैटल में भी 2024 में H5N1 वायरस देखा। तो अब तो ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा और सीरियस होते जा रही है। क्या मतलब ये तो एवियन इन्फ्लुएंजा ही तो था, अब ये मैमल्स में आया, फिर मैमल टू मैमल ट्रांसमिट हो गया, अब ये कैटल में भी आ गया। कोई काऊ बर्ड को तो खाती नहीं है, तो उसमें आया कैसे? बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना ये। मतलब किसी और मैमल से इसको ट्रांसफर हुआ होगा। Now, the virus infected the mammary glands of the cows, raising concerns about the milk as the transmission medium. मतलब अब जिस काऊ को ये H5N1 इन्फ्लुएंजा ने अफेक्ट किया था, देखा गया कि उसके जो मैमरी ग्लैंड्स हैं जहाँ पे काऊ के अंदर मिल्क प्रोड्यूस होता है, उसको वो इन्फेक्ट कर रहा है। तो अगर मिल्क का जो ग्लैंड है वो इन्फेक्टेड है, तो क्या मिल्क के थ्रू ये जो पर्टिकुलर वायरस है कहीं ये ट्रांसमिट तो ना हो जाए? तो पहले जो बर्ड इकोनॉमी थी उसको एक झटका लगा, चिकन, टर्की, इस इंडस्ट्री और इन फार्मर्स को झटका लगता है। अब जो मिल्क फार्मर्स हैं, लाइव स्टॉक फार्मर्स में से जो मिल्क फार्मर्स हैं, अब उनके पास भी बहुत बड़ी टेंशन चालू, क्योंकि ये जो मिल्क है वो अब किसी को बेच नहीं सकते, क्योंकि उनकी काउज जो है वो इन्फेक्टेड है। और ना ही ये जो मिल्क है, ये काऊ का जो छोटा सा काफ है ना, आप काफ को भी मिल्क शायद ना दे पाओ, क्योंकि क्या पता उसके अंदर भी H5N1 आ गया। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अप्रैल 1 को देखा जाता है कि पहला ह्यूमन केस हमें देखने को मिलता है यूएस में, एंड एक वर्कर है जो कि फार्म में काम करता था, जो डेफिनेटली ये हमें लगता है कि कैटल के एक इन्फेक्टेड कैटल के कांटेक्ट में आया और उसको ये हो गया। तो मतलब अब ये ह्यूमंस में भी जंप कर गया 2024 में, और करते करते देखो 58 ह्यूमन केसेस हमारे पास आ गए। तो ये एक पूरी ट्रेजेक्ट्री है H5N1 की। अब इस पे कितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं प्रीलिम्स में, आप सारे ही सॉल्व कर पाओगे। वो पूछ लेंगे कि क्या यहाँ पे मैमल टू मैमल ट्रांसफर है? यस। ये क्या बर्ड फ्लू है? यस। और एक स्टेटमेंट लिखा होगा कि H5N1 इन्फ्लुएंजा जो है वो एवियन इन्फ्लुएंजा है, इसलिए वो ह्यूमंस को नहीं होता। ये स्टेटमेंट ही गलत हो गई, क्योंकि हमने देखा है यूएस के अंदर 58 लोग जो हैं उनको हो चुका है। लेकिन हुआ कैसे? कैटल से हुआ है ना, कैटल से हुआ है। तो अभी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ये नहीं आया है, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो पूरी स्टोरी जानने से यही फायदा होता है, क्योंकि प्रीलिम्स में डिजीजेज में इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं कि वो कहाँ से कहाँ फैल रही है, और ये पूरी स्टोरी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। स्पेशली अगर इंडिया में ऐसी चीज़ें और फैलती है तो बहुत सारे जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट न्यूज़। जीरो सर्वाइकल कैंसर केसेस अमंग वुमेन वैक्सीनेटेड अर्ली। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इस पर बहुत ही अच्छा प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, एंड मेंस में भी GS2 के अंदर, हेल्थ के अंदर, GS3 के अंदर, सेंसिटेक के अंदर, किसी भी टाइप से वैक्सीनेशन के टॉपिक के अंदर ये क्वेश्चन बन सकता है। देखो होता क्या है कि एक टाइप का कैंसर है जिसको कहते हैं सर्वाइकल कैंसर, ठीक है, सर्वाइकल कैंसर। प्रॉब्लम ये है, और ये देखा गया कि ये यूजुअली क्योंकि विमेन के अंदर हो रहा है, ये देखा गया कि विमेन जिनके अंदर HPV था, HPV मतलब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिन जिन विमेन के अंदर HPV या फिर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस था, उन्हीं को सर्वाइकल कैंसर हो रहा था। मतलब ऐसा नहीं है कि हर विमेन जिसके अंदर HPV है उनको सर्वाइकल कैंसर हो रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन जिन जिन के अंदर सर्वाइकल कैंसर था उनको या उनकी बॉडी में HPV इन्फेक्शन भी था। तो इसका क्या मतलब, इसका क्या ये मतलब है कि इस वायरस से ही कैंसर हो रहा है इस टाइप का? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। इस पर स्टडी की गई और पता चला, फिर डेटा मिला कि 99% जो सर्वाइकल कैंसर विमेन में हो रहा है वो HPV से ही हो रहा है, इस वायरस से ही हो रहा है। अब क्योंकि हमें सोर्स पता चल गया ना कैंसर का, तो अब इसको सॉल्व करना ईजी हो जाता है। प्रॉब्लम क्या है कि जितने भी टाइप के कैंसर एग्जिस्ट करते हैं आज, हम उनको प्रिवेंट करना बहुत डिफिकल्ट है उनको,
कोई इंसान नॉर्मल लाइफ जी रहा है, पता चला उसको कैंसर हो गया, समझ में नहीं आ रहा। सो द प्रॉब्लम इज, और प्रॉब्लम नहीं, इस केस में अच्छी बात यह है क्योंकि हमें पता चल गया कैंसर का कॉज, तो अगर हमने उस वायरस को रोक दिया तो उस इंसान को फ्यूचर में शायद कैंसर ना हो, और ये बहुत ही अच्छा प्रिवेंटिव स्टेप हो जाएगा कैंसर जैसे डिजीज के अकॉर्ड के अगेंस्ट, जिसको रोकना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इन जनरल होता है, और वैक्सीन के थ्रू हम वायरस को रोक भी सकते हैं। तो ये स्टडी करी गई स्कॉटलैंड के अंदर कि 12 टू 13 ईयर्स ओल्ड जो गर्ल्स थी उनको वैक्सीनेट किया गया एचपीवी की वैक्सीन से, मतलब इस वायरस की वैक्सीन दे दी उनको, और देखा गया कि उनमें से किसी एक पर्सन को भी सर्वाइकल कैंसर नहीं हुआ। ठीक है, 0 सर्वाइकल कैंसर के केसेस मिले। मतलब ये जो एचपीवी वैक्सीन है ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, और ये जो थ्योरी है कि एचपीवी से सर्वाइकल कैंसर हो रहा है, तो इस सर्वाइकल कैंसर को रोका जा सकता है एचपीवी को मिटा के या एचपीवी को प्रिवेंट करके वैक्सीन के थ्रू, ये प्रूव भी होती है, तो इट इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन किस तरह से बनेगा यहाँ पे, मैंने आपको बताया 99% सर्वाइकल कैंसर एचपीवी से होता है। एक क्वेश्चन ये बन जाएगा, ठीक है, एचपीवी वो लिख देंगे सिर्फ, इसका फुल फॉर्म नहीं देंगे, फिर पूछेंगे ये क्या है, तो ये एक वायरस है ऑब्वियसली। एक और क्वेश्चन बनता है कि जो वैक्सीन है वो किस टाइप की वैक्सीन है। जो वैक्सीन है फिलहाल वो है बाइवेलेंट वैक्सीन। बाइवेलेंट वैक्सीन, बाई का मतलब होता है दो, बाय का मतलब होता है दो। देखो जो वायरस है ना ये एचपीवी, ये बहुत टाइप का होता है, बहुत टाइप का ये वायरस होता है, लेकिन इसका जो 2 टाइप्स हैं HPV 16 और HPV 18, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, तो एक बाइवेलेंट वैक्सीन बनाई जाती है जहाँ पे HPV 16 और HPV 18 के अगेंस्ट उसके अंदर प्रोटेक्शन देती है वो वैक्सीन। ठीक है, तो इसलिए इसको बाइवेलेंट वैक्सीन देते हैं। लेकिन हमें क्या, मैंने आपको क्या बताया, मैंने ये बताया कि HPV के तो बहुत सारे टाइप्स है ना, हमने वैक्सीन तो सिर्फ इन दोनों के अगेंस्ट दी है, लेकिन और भी टाइप तो एग्जिस्ट करते हैं एचपीवी के। अगर कोई वुमेन इन टाइप्स के एचपीवी से इन्फेक्ट होगी तो उन पे वैक्सीन काम नहीं करेगी। इसीलिए जिनको वैक्सीन मिलती है इन जनरल, देखो यहाँ पे जो वैक्सीन मिली है वो 12 टू 13 एज के अंदर मिली है, और भी देखा गया कि जिन वुमेन को थोड़ी से बाद में जब वैक्सीन मिलती है तो उनके सर्वाइकल कैंसर के चांसेस इतने कम नहीं होते, क्योंकि देखो 12 टू 13 की जो गर्ल्स थी जब उनको वैक्सीनेट किया गया तब उनके तो चांसेस 0 हो गए। लेकिन अगर थोड़ी ओल्डर वुमेन को वैक्सीनेट किया जाता है एचपीवी के अगेंस्ट, तब सर्वाइकल के चांसेस तब भी कम होते हैं, लेकिन इतने कम नहीं होते। ठीक है, तो जल्दी जितने आप वैक्सीनेट किया जाए उतना बेटर, एक ये पता चला हमें। उसके अलावा एक और चीज़ कि अगर सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन हमने दे दी तो ज़रूरी नहीं है कि उनको हो ही ना सर्वाइकल कैंसर, क्योंकि 70% इन केसेस जो बेस्ट है रिस्पोंडेंट उनके ऊपर ये काम चला। लेकिन द प्रॉब्लम इज बहुत सारे ऐसे अलग स्ट्रेन्स है एचपीवी के जिनके अगेंस्ट वैक्सीन अभी नहीं दी जाती। तो क्या करना चाहिए, तो ये होना चाहिए, देखो इंडिया में भी जो एचपीवी वैक्सीन है वो अब चालू होगी, एंड बेस्ट चीज़ क्या है, स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग इज़ द बेस्ट चीज़। क्यों, कोई इंसान है या कोई वुमेन है जिसको एचपीवी की वैक्सीन मिल गई 16 एंड 18, लेकिन उस वुमेन के अंदर HPV 20 था, मान लेते हैं, अब 20 की तो वैक्सीन नहीं मिली ना, लेकिन ये उस वुमेन के अंदर था, तो जो वैक्सीन है इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए बेटर है कि आप वुमेन की स्क्रीनिंग कराओ जल्दी से जल्दी। किसी भी एज में अगर वुमेन है उनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए कि कहीं उनके अंदर HPV है या नहीं, सिर्फ इतनी सी ही स्क्रीनिंग हो। उससे क्या है, अगर HPV निकलेगा तो बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट हो पाएगा। तो जो ओवरऑल जो स्क्रीनिंग इंडिया के अंदर है या स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स है उनको रैंप अप करना ज़रूरी है, ये ऑथर बता रहे हैं। इन सारी चीज़ों पर एक अच्छा सा प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। चलते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, हाउ शुड इंडिया टैकल डायबिटीज़ लोड। तो ये भी डिस्कशन हमने पहले भी किया था, तो इसके ऊपर एक एडिटोरियल भी आया है। एक देखो लैंडसेट एक बहुत बड़ा जर्नल है, इसके अंदर एक स्टडी पब्लिश होती है जो बताता है कि पूरे वर्ल्ड में 800 मिलियन ऐसे लोग हैं जिनको डायबिटीज़ है। 800 मिलियन होता है 80 करोड़, 80 करोड़ लोगों को पूरे वर्ल्ड में डायबिटीज़ है, और इन 80 करोड़ का जो 25% है, 1/4 लोग इंडिया में ही है। मतलब 200 मिलियन लोग या फिर 20 करोड़ लोग इंडिया में ही हैं जिनको डायबिटीज़ है। ये बहुत बड़ा नंबर है बाय द वे। ठीक है,
212 मिलियन लोग वो बता रहे हैं इंडिया में है। तो इंडिया में सबसे बड़ा डायबिटीज़ का बर्डन है, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दूसरे नंबर पे आता है चाइना। ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है प्रीलिम्स के क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से, और मेंस में भी ये डेटा आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये डेटा। लेकिन क्या है कि पिछले साल एक और स्टडी हुई थी जो कि इंडिया ने ही करी थी। इंडिया के आईसीएमआर ने एक स्टडी करी थी जिसका नाम है इंडिया या इंडायब, इंडायब नाम था उसका, ठीक है, इंडायब। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन गया क्योंकि 2-3 दिन से न्यूज़ में है ना। तो इंडायब किसने करी थी स्टडी? आईसीएमआर ने करी थी, ठीक है। उन्होंने ये पाया था कि इंडिया में 10 करोड़ लोग हैं जिनको डायबिटीज़ है। तो ये तो बहुत बड़ा डिस्क्रिपेंसी होगी। लैंडसेट बोल रहा है कि इंडिया में 20 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ है, आईसीएमआर बोल रहा है इंडिया में 10 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ है। ऐसा डिफरेंस इसलिए है क्योंकि जो लैंडसेट है उन्होंने HbA1c इसको मेजर करा था, और ये जो मेजरमेंट है ये अगर किसी की बॉडी में 6.5% से ऊपर जाता है तो वो कट ऑफ हो जाता है डायबिटीज़ का। ये आपको ध्यान रखना है कि HbA1c क्या है, क्योंकि ये न्यूज़ में है ना, तो प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि HbA1c ये चीज़ अभी न्यूज़ में थी, बताओ ये क्या है। तो क्या है, ये एक डायबिटीज़ मेंशन करने का एक तरीका है। एक्चुअली इसके अंदर हीमोग्लोबिन का एक टाइप है, बट उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसी पर्सपेक्टिव से आपको पढ़ना है। जो ICMR है उसने OGTT को यूज़ करा था। अब ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट द थिंग इज़ कि बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वो HbA1c का जो ये तरीका है इसको ही यूज़ करती हैं, और पूरे वर्ल्ड में ज़्यादातर यही करा जाता है, और लैंडसेट ने भी इसको ही यूज़ करा था, लैंडसेट की स्टडी ने। इंडिया जो है वो अभी भी पुराना तरीका ही यूज़ कर रही है अपने डायबिटिक पेशेंट्स को डायग्नोस करने के लिए। बस इतनी ही न्यूज़ थी, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को अपडेट करने की और अपग्रेड करने की ज़रूरत है। सो दैट इज़ इट। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ एनालिसिस में। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।